अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अल्ट्रासाउंड की वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी हैं और टॉपिक जो है वो ब्रेस्ट का है। ब्रेस्ट के टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किए हैं कि आपको कौन-कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी चाहिए कि आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, मैमोग्राफी किस वक़्त कर सकते हैं, एमआरआई किस वक़्त कर सकते हैं। उसके साथ-साथ फिर इनकी मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के बारे में मैंने अलहदा वीडियो अपलोड की है कि अगर एमआर आप कर रहे हैं या आप जो है मेमोग्राफी स्पेशली मेमोग्राफी कर रहे हैं तो आपको कितने व्यूज़ स्टैंडर्ड के हैं वो यूज़ करने हैं और कौन से व्यू जो हैं आपको सप्लीमेंट्री हैं आपने वो बताने। तो उस पर एक सेपरेट वीडियो जो है वो डिस्कस मैंने कर ली। उसके बाद फिर मैंने अल्ट्रासाउंड पे एक स्पेशल वीडियो बनाई जिसमें कि आपको कौन से फैक्टर्स जो हैं आप अगर ट्यूमर देख रहे हैं तो आपने उन फैक्टर्स को जो है देखना है ताकि आप बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को जो है वो पहचान कर सकें। मेरी आज की वीडियो जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमन है और ब्रेस्ट कैंसर जो है उसकी क्या वजूहात हैं, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी बुनियाद पर हम जो है ब्रेस्ट कैंसर को जो है वो शनाख्त कर सकेंगे। उसके साथ-साथ इसकी टाइप्स कितनी हैं, ये इन्वेसिव कार्सिनोमा है, ये नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा है या फिर इसको हम डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं या ये जो है ट्यूबुलर है या ये जो म्यूसिनस कार्सिनोमा है या इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा है। इसके साथ-साथ मैंने हाई ग्रेड ट्यूमर और लो ग्रेड ट्यूमर की एक्सप्लेनेशन भी इस वीडियो में बताई और फिर मैंने बताया कि माइक्रो कैल्सिफिकेशन क्या रोल प्ले करता है बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को जो है शनाख्त करने में। इस वीडियो में मैंने 2 मॉडलिटीज़ जो हैं वो यूज़ की और उसके ऊपर मैंने डिस्कस किया। एक मैंने मेमोग्राफी जो है उसकी वीडियोज़, इमेजेस देखकर आपको उस पर एक्सप्लेन किया कि कौन-सा ट्यूमर हमें किस तरीके से नज़र आएगा और उसके साथ-साथ मैंने अल्ट्रासाउंड के इमेजेस जो हैं साथ लिए ताकि आपको अल्ट्रासाउंड पर भी इनकी पहचान जो है वो आसान हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो 1, 2, 3 दफ़ा रिपीट करके देखेंगे तो आपके माइंड में ये तमाम चीज़ें बैठ जाएँगी और आप बड़ी आसानी के साथ अल्ट्रासाउंड की अगर क्लिनिशियन है तो बहुत आसानी से ये पॉइंट पिक कर सकते हैं और आप जो है पेशेंट की जो है वो हेल्प कर सकते हैं और डायग्नोसिस जो है वो अर्ली डायग्नोसिस में आप जो है काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मेमोग्राफिक इमेजेस पे हमें ये ब्रेस्ट कैंसर कैसे नज़र आएगा और अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे हमें ब्रेस्ट कैंसर कैसे नज़र आएगा। तो ये इमेजेस देखते हैं। ब्रेस्ट कार्सिनोमा को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ब्रेस्ट की एनाटॉमी को जानें। इस इमेज पे आप देखें तो चेस्ट वॉल दिखाई गई है। इस चेस्ट वॉल में बोनी स्ट्रक्चर्स और आपको जो है रिब्स क्लियरली दिखाए गए हैं और इसके बाद इसके ऊपर एंटीरियर चेस्ट वॉल पर जो सबसे पहला मसल आता है उसे पेक्ट्रियोलस माइनर कहते हैं और पेक्ट्रियोलस माइनर के ऊपर जो मसल आएगा वो पेक्ट्रियोलस मेजर होगा। अब फर्दर आप देखें तो ब्रेस्ट जो है वो मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, लोब्स में डिवाइड होता है जिसको हम कहते हैं कूपर लिगामेंट। एक लिगामेंट के ज़रिए इसके सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट हर कंपार्टमेंट में मल्टीपल लोब्स पड़े हुए होते हैं। हर लोब्स को जो है डक्ट जो है वो गई हुई थी है जिसे हम लेक्टिफेरस डक्ट्स कहते हैं। तो सबसे आखिरी वाला जो लोब होता है और उसके साथ जो उसकी छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं, इस कंप्लीट यूनिट को जो है वो टर्मिनल डक्टल लोब्यूलर यूनिट कहा जाता है। टर्मिनल डक्टल लोब्यूलर यूनिट की इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ से कैंसर जो है वो ओरिजिनेट होता है जिसको हम कहते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। तो यहाँ से जो है वो कैंसर ओरिजिनेट होता है। तो कैंसर जो है या तो कन्फाइंड रहता है इसी लोब्यूलर के अंदर और या फिर कैंसर जो है इस को पेनिट्रेट करके बाहर के टिश्यू में पेनिट्रेट कर जाता है। तो अगर वो इस वॉल के इस लोब्यूलर यूनिट के अंदर कन्फाइंड रहे तो इसको हम कहते हैं नॉन इन्वेसिव कैंसर। लेकिन अगर वो इस यूनिट से इस टर्मिनल डक्टल यूनिट से बाहर निकल के सराउंडिंग टिश्यू को पेनिट्रेट करता है और सराउंडिंग टिश्यू को डिस्टॉर्ट करता है तो हम इसको कहते हैं ये अब इन्वेसिव कार्सिनोमा है। ये दोनों चीज़ें अब फर्दर डिटेल के साथ हम आगे डिस्कस करते हैं। जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर का ताल्लुक़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट
चीज़ जो वर्थ नोटिंग है वो ये है कि जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं। कुछ जीन्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो हैं वो क्या ज़्यादा हो जाते हैं। जिस तरह सबसे पहला जो जीन है वो P53 ट्यूमर या TP53 कहा जाता है, और इसकी सप्रेशन, ये सप्रेशन जीन है, इसकी म्यूटेशन की वजह से अगर इसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो तो ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका ख़तरा ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादातर क्रोमोसोम 17 पे जो है होता है, और ये जेनेटिक डिफेक्ट जो है क्रोमोसोम 17 को जो है वो इन्वॉल्व करता है। दूसरा जो जेनेटिक डिफेक्ट है P53 ट्यूमर सप्रेशन जीन के बाद जो है वो BRCA1 और BRAC जिसे कहते हैं, ये क्रोमोसोम 17 पर ये भी होता है। ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है कैंसर की प्रोलिफ्रेशन में, और ज़्यादातर ये लोग अगर इस जीन में जेनेटिक डिफेक्ट हो तो फिर ये प्रोन होते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। और इसी जीन की दूसरी किस्म जिसे हम BRAC या BRCA20 कहते हैं, इसमें जो क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है वो क्रोमोसोम नंबर 13 होता है। तो क्रोमोसोम 13 और क्रोमोसोम 17 के जो जेनेटिक डिफेक्ट हैं वो ब्रेस्ट कैंसर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हैं जिसमें कि उम्र बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के लिए मखसूस एज ग्रुप होता है, और उस एज ग्रुप में जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जिस तरह लैक्टेशन के बाद का जो पीरियड होता है, या मीनोपास के दौरान, या अर्ली मेनार्क अगर किसी का हो गया, कोई एबनॉर्मेलिटी की वजह से अर्ली मेनार्क या उसकी मेंसेस बहुत जल्दी शुरू हो गए, तो उसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने का। या लेट प्रेगनेंसी में जो है वो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर हो रही हो और काफ़ी लेट हो, एज ग्रुप ज़्यादा हो और उसमें प्रेगनेंसी हो जाए, तो उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। या ऐसी ख़वातीन जिनमें मेनोपाज जो है वो बहुत लेट हो रहा हो। मेनोपाज का अपना एक मखसूस टाइम होता है, और ख़ुसूसन ये जो है वो फैमिली हिस्ट्री के साथ चलता रहता है। लेकिन अगर उन ख़वातीन जिनमें कि मेनोपाज काफ़ी लेट होता है तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा जो है बहुत ज़्यादा होता है। नलीपेराइटी एक ऐसी स्टेटस है जिसमें कि पेशेंट के वो ख़वातीन जिनके बच्चे नहीं हैं, या वो जो बच्चे पैदा करना नहीं चाहती, या कोई और वजह है, तो इस तमाम हालात में उनके जो ब्रेस्ट में कैंसर के डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो ट्यूमर है वो सेंसिटिव होता है अनऑप्रेस साइक्लिक ईस्ट्रोजन में। तो उस सूरत में ईस्ट्रोजेनिक अपसेट होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं होती, मरीज़ जो है नलीपेराइटी होता है, तो उसमें जो है ब्रेस्ट कैंसर के डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा उन ख़वातीन में भी ज़्यादा हो जाता है जो किसी वजह से रेडिएशन को एक्सपोज हुई हो, कोई और कैंसर उनको हुआ हो 30 ईयर्स से पहले। तो वो ख़वातीन जो 30 साल से पहले किसी कैंसर में मुब्तला हों और उसके लिए उनकी रेडिएशन हुई हो, या किसी और वजह से वो रेडिएशन को एक्सपोजर उनका ज़्यादा हो, तो ऐसी ख़वातीन में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा जो है वो ज़्यादा होता है। जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर की क्लासिफिकेशन का ताल्लुक़ है, तो कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनमें कि स्पेसिफ़िक फ़ीचर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ स्पेशल टाइप, तो ये एक स्पेशल क्लासिफिकेशन है, और ये रिकग्नाइज क्लासिफिकेशन है, तो इसे हम कहते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ स्पेशल टाइप। जितने बाकी ट्यूमर हैं वो नो स्पेशल टाइप हैं, या उन्हें NST नॉट स्पेशल टाइप और डक्टल नॉन स्पेशल टाइप कैंसर जो है वो कहा जाता है। तो मेनली इसकी दो कैटेगरीज आती हैं, एक ये कि इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ स्पेशल टाइप, और बाकी के जितने भी हैं वो नॉन स्पेशल टाइप में कंसिडर किए जाएंगे। अब इस क्लासिफिकेशन के साथ साथ एक दो पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस कैंसर को इन्वेसिव कहते हैं और किस कैंसर को हम नॉन इन्वेसिव कहते हैं। इन्वेसिव कैंसर वो हैं जिसमें कि मलिग्नेंट सेल वो एक्सटेंड अक्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ टर्मिनल डक्टल लोब्यूलर यूनिट, और
यानी मतलब ये कि अगर मैलिग्नेंट सेल जो है वो टर्मिनल डिस्टल लोबुलर यूनिट जो है उसमें से उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन से गुज़र कर सराउंडिंग के जो नॉर्मल ब्रेस्ट पेरेन्काइमा है, नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं, अगर उसको इन्वॉल्व कर लेता है तो ऐसे कैंसर को हम जो है इन्वेसिव कार्सिनोमा कहते हैं। और नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा और नॉन इन्वेसिव ट्यूमर या नॉन इन्वेसिव कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट वो होते हैं जिसमें कि मैलिग्नेंट सेल जो हैं वो टर्मिनल डिस्टल लोबुलर यूनिट के अंदर मौजूद रहते हैं और उसमें कन्फाइंड रहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सराउंडिंग टिश्यू को जो है इन्वेड नहीं करते, पेरेन्काइमा में पेनिट्रेट नहीं करते, बल्कि वही टर्मिनल डिस्टल लोबुलर यूनिट तक ही अपने आप को कन्फाइंड रखते हैं और उसी के अंदर होते हैं। तो ऐसे कैंसर को जो है हम नॉन इन्वेसिव कैंसर कहते हैं। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ये जो है डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू से जो है इराइज होता है। इसका मतलब है कि ये डक्ट के अंदर जो कार्सिनोमा होता है उससे ये इराइज होता है। ये स्ट्रॉन्ग फाइब्रोटिक कंपोनेंट इसके अंदर मौजूद होते हैं और इसीलिए आप ऐसे कैंसर को जो है पल्पेट कर सकते हैं। ये पल्पेबल कैंसर होता है, हार्ड लंप आपको मिलेगा, आप पल्पेट करेंगे तो आप इसको पल्पेट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है ये मल्टीफोकल होता है और बायलैटरल 5% में होता है, अक्सर 95% ये यूनिलैटरल होता है और तकरीबन कुछ लोगों में ये 2 या 3 जो है एक ब्रेस्ट के अंदर जो है देखने में आ सकते हैं। जहाँ तक इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा का ताल्लुक है, जिस तरह के नाम ज़ाहिर करते हैं ये इन्वेसिव है, ये डक्टल कार्सिनोमा, इसमें डक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, इसमें फाइब्रोटिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लिहाजा इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत वर्स है। ये ख़तरनाक किस्म का कैंसर होता है और एज़ कम्पेयर टू अदर डक्टल ट्यूमर्स जो हैं ये इसकी प्रोग्नोसिस बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक या ये डेंजरस या फेटल ब्रेस्ट कैंसर होता है। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा के बाद सेकंड जो है वो मेडुलरी कार्सिनोमा आता है। मेडुलरी कार्सिनोमा जो है इसको जो है लो ग्रेड कहा जाता है। लो ग्रेड इसलिए कि इसके अंदर लो ग्रेड इनफिल्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये इतनी जल्दी से जो है इनफिल्ट्रेशन नहीं करता, ये लो ग्रेड होता है। इसीलिए ये जो है वेल सब सर्कमस्क्राइब्ड है, यानी बड़े आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन पे से देखेंगे तो ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड होगा, वेल आउटलाइन होगा। ये पल्पेशन में जो है सॉफ्ट होता है, जबकि इन्वेसिव कार्सिनोमा उसमें फाइब्रोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इसलिए वो हार्ड होता है, जबकि मेडुलरी कार्सिनोमा जो है ये पल्पेशन पे सॉफ्ट होता है। लिटिल डिस्मोप्लास्टिक रिस्पांस होता है, इसकी सराउंडिंग पे जो फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं उसमें चेंजेस आ जाती हैं, उस चेंजेस की वजह से ये आपको थोड़ा सा जो है रिट्रैक्टेड नज़र आएगा। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी बड़ी अच्छी प्रोग्नोसिस होती है। जहाँ तक इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा का ताल्लुक था वो बहुत पुअर प्रोग्नोसिस के साथ है, लेकिन मेडुलरी कार्सिनोमा चूँकि इसकी जो इनफिल्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत स्लो हैं और बहुत कम हैं, इसकी वजह से इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत अच्छी होती है और ये ट्रीटमेंट से इसका जल्दी फ़ायदा हो जाता है। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा और मेडुलरी कार्सिनोमा की डिफ्रेंशिएशन आपको पता लग गया। एक हार्ड ट्यूमर है विद अ वेरी वर्स प्रोग्नोसिस, एक जो है वो सॉफ्ट पल्पेशन पे है विद अ वेरी गुड प्रोग्नोसिस, और जो तीसरा ट्यूमर है उसे म्यूसिनस या कोलाइड कार्सिनोमा कहते हैं। इस वजह से इसे कोलाइड कार्सिनोमा कहते हैं कि इसके एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में म्यूसिन बहुत ज़्यादा होता है, कोलाइड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, हिस्टोलॉजी पे बड़ी क्लियरली डिस्टिंग्विश हो जाता है। आसानी से इस दो कंपोनेंट की वजह से ये पहचाना जाता है कि ये म्यूसिन है इसके अंदर या ये कोलाइड है, तो इसे म्यूसिनस कार्सिनोमा कहते हैं या कोलाइडल कार्सिनोमा कहते हैं। और इसकी भी जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस है। मेडुलरी कार्सिनोमा की प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है, म्यूसिनस और कोलाइड कार्सिनोमा की जो प्रोग्नोसिस है वो भी बहुत अच्छी है। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा और म्यूसिनस कार्सिनोमा के बाद जो नेक्स्ट कार्सिनोमा है उसे पेपिलरी कार्सिनोमा कहते हैं। ये ख़ुसूसन वो ख़वातीन जो कि अराउंड मीनोपाज या मीनोपाज के करीब करीब होती हैं उनमें होता है।
दूसरा ये कि ये ज़्यादातर जो है वो सेंट्रल ब्रेस्ट, इसकी लोकेशन जो है वो सेंट्रल ब्रेस्ट में होती है और इसके अंदर जो है वो पेपिलरी स्ट्रक्चर जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है, वो पॉइंट है, वो ये है कि ये निपल के साथ इसकी एसोसिएशन होती है, जिसकी वजह से ब्लड डिस्चार्ज जो है वो निपल में हो रहा होता है। तो ये पेपिलरी कार्सिनोमा की जो है वो एक ख़ास पहचान है। लेकिन इसके साथ साथ जो इसकी इम्पॉर्टेंट पहचान ये है कि इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो पेपिलरी कार्सिनोमा उन ख़वातीन में जो कि मेनोपास के राउंड होती हैं, और दूसरी बड़ी बात ये कि ये सेंट्रल ब्रेस्ट में जो है देखने में मिलता है। और तीसरी जो पहचान है वो ये है कि ऐसी ख़वातीन में निपल से जो है वो ब्लड डिस्चार्ज हो रहा होता है। अब तक सिवाय इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा के जो मेडुलरी कार्सिनोमा था, जो म्यूसिनस या कोलाइड कार्सिनोमा था, या जो पेपिलरी कार्सिनोमा था, इन तीनों कार्सिनोमा की जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत अच्छी है। सिवाय इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की, उसकी प्रोग्नोसिस वर्स है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट आता है वो ट्यूबुलर कार्सिनोमा है। ट्यूबुलर कार्सिनोमा जो है ये इसकी प्रोग्नोसिस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है। इसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर ट्यूबुलर फॉर्मेशन जो है वो देखने में मिलती है। तो ये भी वो ट्यूमर है जिसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। लिहाजा मेडुलरी कार्सिनोमा, म्यूसिनस कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा और ट्यूबुलर कार्सिनोमा, ये तमाम के तमाम जो कैंसर हैं, इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत अच्छी है। बस सिवाय आपके जहन में होना चाहिए कि इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा टॉप पे है पुअर प्रोग्नोसिस के साथ। नेक्स्ट ट्यूमर जो है ये भी पुअर प्रोग्नोसिस के साथ है। इसे इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा कहते हैं। ये मल्टी सेंट्रिक ट्यूमर है, लेकिन इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत प्योर है। उसकी मेन वजह ये है कि इसकी डायग्नोसिस बहुत लेट होती है, क्योंकि ये ट्यूमर जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है कि क्लिनिकली डिटेक्ट किया जा सके, और कभी कभी मेमोग्राफी पे भी ये मिस हो जाता है। तो क्लिनिकली अगर मिस हो गया और मेमोग्राफी पे भी मिस हो गया तो इसकी डायग्नोसिस उस वक्त होती है जबकि इसकी इन्वेजन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जिस तरह कि ये नाम बताता है कि इन्वेसिव लोब्यूलर, ये लोब को इन्वॉल्व करता है, लेकिन ये इन्वेसिव है और सराउंडिंग टिश्यू तक ये पहुंच जाता है। तो ऐसी सूरत में जो है ये इसकी ट्रीटमेंट मुश्किल होती है, इसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है। अगेन ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज में इसको जो है पकड़ा गया, कौन सी स्टेज में जो ये देखा गया, तो उसके लिहाज से इसकी प्रोग्नोसिस जो है डिटेक्ट होती है। लेकिन जब ये डिटेक्ट होता है और जब ये डायग्नोज होता है उस वक्त तक जो है काफ़ी लेट हो चुका होता है, इसलिए इसको हम इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा कहते हैं। पुअर प्रोग्नोसिस के हवाले से इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा टॉप पे है, फिर इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा सेकंड डिग्री पे है। ये जो थर्ड कैंसर है ये इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर है, और इसकी डायग्नोसिस और इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो भी काफ़ी पुअर है। ये एक ऐसा ट्यूमर है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में इसकी छोटी सी एम्बुलेंस जाके लिम्फेटिक डक्ट को ब्लॉक कर देती है, और ये ओल्ड एज पेशेंट्स जो होती हैं उनमें जो है ये देखने में आता है। लिहाजा इसकी पहचान आसान है कि ओल्ड एज में है, लेकिन आप देखें तो इसके अंदर कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जो साइन एंड सिम्टम्स इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर को शनाख्त कर सकते हैं। यानी ये पुअर प्रोग्नोसिस इसकी होती है और ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है। तो इसकी कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसकी बुनियाद पे ये कार्सिनोमा जो है, ये कैंसर जो है डिटेक्ट किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर की जो साइन एंड सिम्टम है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट साइन जो कि अगर मरीज़ को ये महसूस हो तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करे, वो है निपल रिट्रैक्शन। निपल जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है, निपल थोड़ा सा पीछे की तरफ अंदर की तरफ धंस जाता है। दूसरा साइन ये है कि स्किन एडीमा होता है। आप देखते हैं तो उसकी स्किन के ऊपर ऐसा लगता है स्किन सूजी हुई है और वो मोटी हुई है, और वो स्किन जो है वो इरिथीमेटस होती है, वो रेडनेस उसकी जो है हुई होती है। तो ये ऐसे 3 अलामात हैं कि अगर पेशेंट को ये 3 अलामात नज़र आएँ तो वो इमीडिएट डॉक्टर को जो है वो कंसल्ट करे, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर के अलामात हैं। और ख़ुसूसन अगर पेशेंट ओल्ड एज की और उसमें ये
अलामात डेवलप हो जाएं, तो ऐसी सूरत में उसको जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा एक और डिज़ीज़ है जिसे पेजेट डिज़ीज़ कहते हैं। पेजेट डिज़ीज़ में भी अक्सर निपल में जो है ट्यूमर स्टार्ट हो जाता है, तो पेजेस डिज़ीज़ की डिफ्रेंसीशन और उसको डिफरेंशियल में जो है साथ ज़रूर रखना होता है। कैंसर की डायग्नोसिस के लिए जिस तरह प्रीवियस वीडियो में मैंने तमाम इमेजिंग एक्सप्लेन की, और टॉप मोस्ट इमेजिंग जो है वो मेमोग्राफ़ी है, और मेमोग्राफ़ी के मुख्तलिफ़ व्यूज़ जो हैं मैंने इसमें डिटेल के साथ डिस्कस किए। तो कैंसर में सबसे पहले मेमोग्राफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। मेमोग्राफी की बेस पर कुछ ट्यूमर जो है वो हाई ग्रेड ट्यूमर होते हैं। हाई ग्रेड ट्यूमर की पहचान जो है वो मेमोग्राफी पे ये होती है कि सबसे पहली पहचान ये है कि वो इल डिफाइंड है, और दूसरी उसकी जो पहचान ये उसकी रैपिड ग्रोथ होती है। अगर आप सीरियल इमेजिंग देखते हैं तो आपको उसमें ग्रोथ जो है वो काफ़ी रैपिड होती है। और तीसरी जो मेन करेक्टरिस्टिक है उसकी ये है कि माइक्रो कैल्सिफिकेशन है। माइक्रो कैल्सिफिकेशन जो है वो हमेशा हाई ग्रेड के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो ये तीन फीचर ऐसे हैं जो आपको मेमोग्राफी पे अगर नज़र आएँ कि इल डिफाइंड मार्जिन है, दूसरा वो रैपिड ग्रोथ उसकी हो रही है, और उसके अंदर माइक्रो कैल्सिफिकेशन है, तो ये हाई ग्रेड ट्यूमर जो है वो कंसिडर होगा। ये मेमोग्राफिक इमेज जो कि मीडियो लेटरल ऑब्लिक व्यू है, आप राइट साइड पे देखें तो मीडियो लेटरल ऑब्लिक व्यू आपको दिखाई दे रहा है, और उसकी लेफ़्ट साइड पे उसी व्यू को जो है मैग्नीफाइड किया गया, ये मैग्नीफाइड व्यू है। तो ये दोनों व्यू जो हैं, एक जो है वो बेसिक व्यू है, और दूसरा जो है ये सप्लीमेंट्री व्यू है। तो जो स्टैंडर्ड व्यू है वो उस पे भी आपको जो फीचर्स हैं वो तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इतने कंफर्म नहीं हैं जितने आपको मैग्नीफाइड व्यूज़ पे नज़र आ रहे हैं। मैग्नीफाइड व्यू पे आप गौर से देखें तो ये एक डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू है, ये हाई ग्रेड ट्यूमर है। आपको ये ट्यूमर जो है इल डिफाइंड नज़र आ रहा है, आप इसको इसकी आउटलाइन या बॉर्डर्स को जो है क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। दूसरा इसमें जो फीचर है वो इसके अंदर माइक्रो कैल्सिफिकेशन है, वो आपको माइक्रो कैल्सिफिकेशन इसमें क्लियरली नज़र आ रही है। तो ये एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना है वो ये है कि आपको जो स्टैंडर्ड व्यू है, कभी कभी वो स्टैंडर्ड व्यूज़ में आपको पैथोलॉजी नज़र नहीं आती, आपको मैग्नीफाइंड व्यू कराना जो है वो ज़रूरी होता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि अक्सर इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा इसलिए ख़तरनाक होता है कि वो उसकी डायग्नोसिस नहीं होती, उसकी लेट डायग्नोसिस होती है। अगर इसी तरह सिर्फ आपने एक ही स्टैंडर्ड व्यू किया और आप उसको मिस कर गए, तो ये फिर उस वक्त नज़र आएगा जब वो लेट हो चुका हो और उसकी एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, उसको फिर रिसेक्टिबिलिटी उसकी जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। लो ग्रेड ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स होते हैं जो कि ख़ास किस्म के एक स्पेकुलेटेड समास होता है जिसकी सराउंडिंग में जो है वो छोटी छोटी सी प्रोजेक्शन जो है वो निकली हुई हों, और ऐसे ट्यूमर जो हैं वो इस वजह से उनकी स्पेकुलेटेड मार्जिन होते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो एडजेसेंट स्ट्रोमा है उसमें कुछ डिस्मोप्लास्टिक रिएक्शन की वजह से कंट्रैक्शन हो जाती है, पुलिंग हो जाती है, और आपको ये मास जो है वो स्पेकुलेटेड सा मास नज़र आता है, और इसको जो है लो ग्रेड ट्यूमर कहा जाता है। ये आपके पास एक मेमोग्राफिक इमेज है, और ये मेमोग्राफिक जो है ये क्रेनियोकार्डल व्यू है, क्योंकि इसके अंदर लोअर एक्सिलरी टेल जो है वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन निपल जो है वो इन प्रोफाइल है। या अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो इसके अंदर आपको लो ग्रेड ट्यूमर जो है वो नज़र आ रहा है, और इस ट्यूमर के जो है वो स्पेकुलेटेड मार्जिन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये लो ग्रेड ट्यूमर जो है आपको ये सराउंडिंग डिस्मोप्लास्टिक रिएक्शन की वजह से स्पेकुलेटेड मार्जिन की तरह जो है आपको नज़र आएगा। लोब्यूलर कार्सिनोमा जो है ये काफ़ी मुश्किल होता है डिटेक्ट करने में। उसकी वजह ये होती है कि ये डिफ्यूज़ली इनफिल्ट्रेट होता है फैटी टिश्यूज़ के अंदर। तो फैटी टिश्यूज़ में जब ये डिफ्यूज़ली इनफिल्ट्रेट होता है तो इसकी डिस्टिंग्विश और फ़र्क करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अक्सर जो है ये इल डिफाइंड मैस होता है, और इसके इर्द गिर्द जो है एसिमेट्रिकल डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज़ जो हैं वो आपको नज़र आ सकते हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक माइक्रो कैल्सिफिकेशन का ताल्लुक़ है वो इतनी ज़्यादा इसमें नहीं होंगे, और ये जो है एक व्यू में जो है
हो सकता है कि आप इसको पूरे एक व्यू में जो है देख सकें। तो लोब्यूलर कार्सिनोमा जो है ये ज़रा सा मुश्किल होता है पहचानना। इसकी वजह ये है कि वो फैटी टिश्यूज़ में डिफ्यूजली पेनिट्रेट हुआ होता है। आप इस इमेज को गौर से देखें तो इस इमेज में आपको जो है ये दरअसल मेमोग्राफी का सीसी व्यू है। क्रेनियोकार्डल व्यू पे आपको जो ये ट्यूमर नज़र आ रहा है ये लोब्यूलर कार्सिनोमा है। इस लोब्यूलर कार्सिनोमा में सबसे पहले आप ये देखें कि ये डिफ्यूजली इनफिल्ट्रेट हुआ है फैटी टिश्यूज़ में, तो आपको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। इसकी सराउंडिंग मार्जिनस आप देखें, आपको पता लगेगा ये इल डिफाइंड है और इसके इर्द गिर्द जो है जहाँ तक एरिया है एसिमेट्रिकल डेंसिटी आपको नज़र आ रही है। तो ये मेमोग्राफी पर आपको लोब्यूलर कार्सिनोमा जो है वो नज़र आ रहा है। ट्यूबुलर और क्रिब्रिफॉर्म कैंसर जो हैं इसमें आपको सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नज़र आएगा कि यहाँ पे आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शंस आपको मिलेगी। जो सराउंडिंग पेरेन्काइमा है वो डिस्टॉर्ट हुआ होगा विद एबनॉर्मल ट्रेबिकुलर मार्किंग्स। इसके अंदर आपको ट्रेबिकुलर मार्किंग्स जो हैं वो भी क्लियर नज़र आएंगी। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटा सा स्पेकुलेटेड सा मैस की फॉर्म में आपको नज़र आएगा। तो ये ट्यूबुलर और क्रिब्रिफॉर्म कैंसर की पहचान जो है वो मेमोग्राफी पे आपको इस तरीके से होगी। जी, आप इस इमेज को गौर से देखें, ये मेमोग्राफी का एमएलओ व्यू है, मीडियो लेटरल ऑब्लिक व्यू है। इसमें निपल जो है वो इन प्रोफाइल है और साथ आप इसको देखते हैं इंफ्रा मेमोरी एंगल जो है वो भी देखने में मिल रहा है। अब आप इसको गौर से देखें तो ये एक ट्यूमर आपको नज़र आ रहा है, ये कैंसर है। इसके साथ आपको आर्किटेक्चरल डिस्टार्शन नज़र आ रही है। अगर गौर से आप देखें तो आपको इंटरनल एबनॉर्मल ट्रेबिकुलर मार्किंग भी नज़र आ रही है और ये एक तरह का स्पेकुलेटेड सा मैस आ रहा है सराउंडेड बाय डिस्टार्शन, आर्किटेक्चरल डिस्टार्शन। तो ये आपको मेमोग्राफी पे इस तरीके से ट्यूबुलर और क्रिब्रिफॉर्म कैंसर्स नज़र आएंगे। पेपिलरी कार्सिनोमा, म्यूसिनस कार्सिनोमा और मेडुलरी जो न्यूप्लाज्म हैं ये सारे के सारे एक स्मॉल न्यू इनलार्जिंग या मल्टी लोब्यूलेटेड मास की शक्ल में आपको नज़र आएंगे। ये भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल वेल डिफाइंड नज़र आएँ और ऐसे मास जो है ये ऐसे लगता है जैसे कि ये बिनाइन लीजन हो। तो क्वाइट कंफ्यूजिंग कभी कभी होता है और आप इसे मिसडायग्नोज करके बिनाइन लीजन जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पेपिलरी, म्यूसिनस और मेडुलरी न्यूप्लाज्म एक्चुअली ये जो है इनकी गुड प्रोग्नोसिस होती है और ये सिमुलेट करते हैं जैसे कि ये बिनाइन लीजन हो। ये मेमोग्राफी के दो व्यू हैं। आपको राइट साइड पे जो है क्रेनियोकार्डल व्यू नज़र आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे आपको एमएलओ व्यू नज़र आ रहा है। इन दोनों व्यूज़ में अगर आप गौर से देखें तो ये मल्टी लोब्यूलेटेड सा जो है लीजन नज़र आ रहा है और ये वेल डिफाइंड है। इस वेल डिफाइंड की वजह से ये ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये बिनाइन लीजन है। तो ये बिनाइन लीजन की करैक्टरिस्टिक के साथ आपको जो है मेमोग्राफी पे नज़र आएगा। तो ये पेपिलरी कार्सिनोमा, म्यूसिनस कार्सिनोमा और मेडुलरी कार्सिनोमा जो है आपको इस शेप में जो है वो मेमोग्राफी पे दिखाई देंगे। ये हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड का इमेज है। अगर आप इन दोनों इमेज को देखें तो आपको राइट साइड पे जो पिक्चर नज़र आ रही है ये वेल डिफाइंड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इसके मार्जिन्स जो हैं बिल्कुल राउंड हैं। ये हाइपो इक्विक तो है लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी वायरुलेंसी नज़र नहीं आ रही। ये यूँ लगता है जैसे कि ये बिनाइन लीजन है। लेकिन अगर कंट्ररी आप इसके लेफ़्ट साइड को देखें तो आपको एक ऐसा मास नज़र आ रहा है जिसकी सराउंडिंग या इसकी मार्जिन जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। आप इसे इल डिफाइंड मार्जिन्स कह सकते हैं। इसकी अंदर अगर हेट्रोजेनेसिटी देखते हैं, इसकी इकोजेनेसिटी देखें तो वो हेट्रोजेनस अपीयरेंस है। तो देखने में ये एक एग्रेसिव लीजन जो है वो नज़र आ रहा है। जहाँ तक सराउंडिंग पेरेन्काइमा का ताल्लुक़ है तो इसका सराउंडिंग पेरेन्काइमा भी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है आपको अल्ट्रासाउंड इमेज पे कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे। साउंड का दूसरा इमेज जो कि आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में जो है वो लिया गया है। दोनों इमेजेस को आप गौर से देखें तो एक को जो है ट्रांसवर्स इमेज में ज़रा सा मैग्नीफाइड करके दिखाया गया है। तो ये एक लीजन हाइपोइक्विक है। जो सराउंडिंग पेरेन्काइमा है उसकी निस्बत आपको ये हाइपोइक्विक नज़र आ रहा है। इसकी अगर मार्जिन्स देखें
तो जो सुपीरियर एस्पेक्ट है वो इर्रेगुलर मार्जिन के साथ है। और अगर आप सराउंडिंग पेरेन्काइमा देखें तो आप दोनों तरफ देखें तो एसिमेट्रिकल चेंजेस आपको नज़र आएंगी। तो ये एक डिस्टॉर्टेड सा जो पेरेन्काइमा है आपको इसमें नज़र आ रहा है। तो ये मैलिग्नेंट जो पोटेंशियल्स होता है, आपको मैलिग्नेंट मैसेज जो ट्यूमर है वो ऐसे नज़र आएंगे। अब आप अपने राइट साइड के लेफ़्ट साइड के इमेज को देखें तो इसमें क्वाइट क्लियरली जो बाउंड्रीज़ हैं, जो मार्जिनस हैं वो इर्रेगुलर हैं। इंटरनल जो इसका पेरेन्काइमा है वो हेट्रोजेनस है, कुछ सेप्टेशंस नज़र आ रही हैं। और जो इसकी सराउंडिंग वॉल है अगर आप देखें तो इसमें डिस्मोप्लास्टिक रिएक्शन नज़र आ रहा है और आपको सराउंडिंग पेरेन्काइमल डिस्टॉर्शन जो है वो नज़र आ रही है। तो ये करेक्टरिस्टिक जो अल्ट्रासाउंड पे आपको इस तरह नज़र आते हैं, तो ये मैलिग्नेंट सेल, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की जो ये प्रेजेंटेशंस होती है। अल्ट्रासाउंड की इन दो इमेजेस को आप गौर से देखें तो आपको सबसे पहला पॉइंट आप इसकी आउटर वॉल को देखें तो आउटर वॉल जो है इसकी इर्रेगुलर है। और आउटर वॉल की साइड पर अगर आप देखें तो सराउंडिंग पेरेन्काइमा को आप गौर से देखें तो उसके अंदर आपको डिस्मोप्लास्टिक रिएक्शन नज़र आ रहा है। कुछ जो सराउंडिंग पेरेन्काइमल डिस्टॉर्शन जो है वो आपको नज़र आ रही है, क्योंकि सराउंडिंग टिश्यूज़ जो हैं वो एक स्ट्रेट पैटर्न में आपको नज़र नहीं आ रहे। तीसरा, आप इस पेरेन्काइमा इसकी इस लीजन की पेरेन्काइमा को देखें तो ये पेरेन्काइमा जो है हेट्रोजेनस नज़र आ रहा है। ना ये हाई होमोजेनस है, होमोजेनसली हाइपोइक्विक है, ना होमोजेनसली हाइपर इक्विक है, बल्कि कुछ थोड़ी सी स्ट्राइएशन और कुछ मिक्स पैटर्न जो है आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है। और सबसे चौथी इम्पॉर्टेंट बात जो इसके अंदर है, जो कि ट्राई की गई है कि इस इमेज में आपको दिखाया जाए, वो ऐसा है कि जैसे इसके अंदर माइक्रो कैल्सिफिकेशंस पड़ी हो। हावेवर अल्ट्रासाउंड के लिए जो प्रोब आप यूज़ करते हैं ये इट शुड बी मोर देन 7 मेगाहर्ट्ज़ से 15 तक होनी चाहिए। तो जितना सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होगा उतनी आसानी से आप माइक्रो कैल्सिफिकेशन को डिटेक्ट कर सकेंगे। लेकिन अल्ट्रासाउंड पे माइक्रो कैल्सिफिकेशन डिटेक्ट करना इतना पॉसिबल नहीं होता। तो इस इमेज में आपको ये माइक्रो कैल्सिफिकेशन दिखाई गई है ताकि ये बताया जा सके कि ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अल्ट्रासाउंड की इस इमेज को आप गौर से देखें तो इस इमेज पे आपको ये एक क्वाइट एग्रेसिव लीजन नज़र आ रहा है। ये दरअसल इन्वेसिव लीजन है, ये डक्टल इन्वेसिव कार्सिनोमा है। आप देखें तो ये प्रीडोमिनेंटली हाइपोइक्विक है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग लीजन्स। आप इसकी आउटर वॉल को देखें तो ये आउटर वॉल जो है वो क्वाइट इर्रेगुलर है। और आप इसकी सराउंडिंग पेरेन्काइमा को देखें तो उसके इर्द गिर्द डिस्मोप्लास्टिक रिएक्शन नज़र आ रहा है। थोड़ी सी जो है वो पेरेन्काइमल डिस्टॉर्शंस आपको नज़र आ रही है। इंटरनली एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग पेरेन्काइमा ये प्रीडोमिनेंटली हाइपोइक्विक है, लेकिन स्टिल इसके अंदर जो है हेट्रोजेनिसिटी आपको नज़र आ रही है। तो ये तमाम फीचर्स अल्ट्रासाउंड पर जो दिखाई दे रहे हैं ये आपको एक एग्रेसिव लीजन के जो फीचर्स हैं वो नज़र आते हैं। तो ये आपके पास एक एग्रेसिव लीजन है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक दूसरा लीजन आपको दिखाया गया। ये तो आप जैसे ही प्रोब रखते हैं और प्रोब के साथ ही ऐसा अगर आपको ट्यूमर नज़र आए तो बिल्कुल डिले नहीं करना। ये एक एग्रेसिव ट्यूमर है, ये एक इन्वेसिव लीजन है। अब आप इसकी तमाम करेक्टरिस्टिक को देखें तो इसका सराउंडिंग पेरेन्काइमा जो है वो इर्रेगुलर है और आप इसके अंदर इसकी हाइपोइक्विक एरिया है। मार्जिन्स को आप देखें तो सुपीरियर मार्जिन तो थोड़ा सा फ्लैटेंड है, लेकिन आप दोनों लेटरल मार्जिन जो कि आपको ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि ये मार्जिन्स इर्रेगुलर हैं। अगेन एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग पेरेन्काइमा ये लीजन जो है प्रीडोमिनेंटली हाइपोइक्विक है, जो कि हाइपोइक्विक एरिया एक ऐसा एरिया है ब्रेस्ट के अंदर जो कि सस्पिशन क्रिएट करता है। इसके साथ साथ आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर या पेरेन्काइमा को देखें तो आपको इसके अंदर जो है वो हेट्रोजेनस एरिया नज़र आ रहा है। सराउंडिंग पेरेन्काइमा की आप देखें तो आपको रिएक्शन इसका क्लियरली दिखाया जा रहा है, नज़र आ रहा है, और पेरेन्काइमल डिस्टॉर्शन मौजूद है। तो ये बाय डेफिनीशन जो है ये एक एग्रेसिव लीजन है। ये एक दूसरा लीजन है जो कि मैलिग्नेंट लीजन है। और अगर आप इसको देखते हैं तो आप इसकी पोस्टीरियर वॉल साइड पे आप देखें तो जिसे हम कहते हैं लेटरल शेडविंग, आपको शेडविंग नज़र आ रही है, पोस्टीरियर शेडविंग नज़र आ रही है। और इसने जो पोस्टीरियर सराउंडिंग पेरेन्काइमा है उसे ऑब्सक्योर किया हुआ है।
ये मल्टीफोकल लीजन है। आप देखें तो इस व्यू में आपको एक छोटा सा ग्रोइंग या डेवलपिंग लीजन आपको दूसरा भी नज़र आ रहा है। तो ये ज़्यादातर जो है, जिस तरह मेडुलरी कार्सिनोमा या आपके पास म्यूसिनस कार्सिनोमा जो है, उस तरह की फ़ीचर जो हैं इसमें नज़र आ रही हैं। ये बाय नेचर एक एग्रेसिव लीजन है, लेकिन ये इतना ज़्यादा, इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छी प्रोग्नोसिस हैं, गुड प्रोग्नोसिस हैं। तो ये आपको अल्ट्रासाउंड पे इस तरीके से नज़र आ रहा है। आप इसकी सराउंडिंग पेरेन्काइमा को देखें, वो भी इर्रेगुलर है। आपको इसकी जो पेरेन्काइमल इकोजेनेसिटी है वो भी हेट्रोजेनस नज़र आ रही है। डिस्टॉर्शन ऑफ द सराउंडिंग पेरेन्काइमा भी आपको नज़र आ रहा है। जब आप इसकी रिपोर्ट आप अल्ट्रासाउंड पे लिखेंगे तो याद रखिएगा कि जब भी आपने रिपोर्ट करनी हो तो आपने उसको जो है दोनों व्यू में देखना है। आपने उसको जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी देखना है, और आपने उसकी जो है ट्रांसवर्स सेक्शन देखना है। सेकंड ये कि आपने लीजन को आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये लोअर आउटर क्वाड्रेंट में है या लोअर इनर क्वाड्रेंट में है या अपर आउटर में है या अपर इनर में है। ये याद रखिए, कार्सिनोमेटस चेंजेस जो हैं वो अपर आउटर क्वाड्रेंट में जो है मोस्ट कॉमन होते हैं टूवर्ड्स द ब्रेस्ट टेल। तो ये आपने एक पॉइंट उसमें मेंशन करना है कि क्या लोकेशन है। फिर आपने उसकी देखें कि ये मल्टीफोकल है, सिंगल है। आप फिर उसके बाद लीजन पर आपने बात करनी है कि क्या ये लीजन वेल डिफाइन है या इल डिफाइन है, या ये हेट्रोजेनस है, हाइपोइक्विक है, या सराउंडिंग पेरेन्काइमल डिस्टॉर्शन है या नहीं है, या इसके साथ अंदर कोई कैल्सिफिकेशन है, सिस्टिक नेक्रोटिक चेंजेस इसमें हैं या नहीं है। और उसके बाद इस पर आपने डॉपलर फ्लो डाल के देखना है कि क्या इस पर डॉपलर इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है। तो आपकी रिपोर्ट कंक्लूसिव होनी चाहिए, और ये सब इन्फॉर्मेशन उसमें शामिल होनी चाहिए। डॉपलर इमेजिंग और डॉपलर करेक्टरिस्टिक बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। सबसे पहली बात ये कि एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को डिटेक्ट करते हैं कि क्या उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जारी है या नहीं। अगर एक्टिव इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो तो आपको उसमें इंक्रीज वेस्कुलरिटी नज़र आएगी, जो कि एक बिनाइनिसिटी की भी निशानी है। लेकिन उसके बाद अगर कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस नहीं है और कोई ट्यूमरल या न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी जारी है और उसके अंदर आपको इंक्रीज वेस्कुलरिटी नज़र आ रही है, तो ये शो करता है कि इसको जो है ब्लड सप्लाई मिल रही है और इसको फीडिंग आर्टरीज़ मिल रही हैं, और ये बाय नेचर एक मलिग्नेंट टिश्यू होगा, क्योंकि इसको फीडिंग आर्टरी मिल रही है, इसको न्यूरिशमेंट मिल रही है, और इसकी ग्रोथ जो है वो दूसरी ट्यूमर्स की निस्बत ज़्यादा होगी। ऐसे ट्यूमर जिसके अंदर कोई वेस्कुलरिटी ना हो। तो जिस तरीके से आप इस इमेज को देखें तो इस इमेज में आपको जो है इसके अंदर वेस्कुलरिटी नज़र आ रही है, तमाम पेरेन्काइमा में जो है वेस्कुलर आपको सिग्नल नज़र आ रहे हैं। तो ये शो करता है कि ये जो है एक वायरुलेंट या ये एक मलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है, और इसके लिए आपको इमीडिएट फर्दर वर्कअप करना होता है, और आपने एडवाइस करनी होती है इमीडिएट बायोप्सी, ताकि इसको रूल आउट किया जा सके। अल्ट्रासाउंड की इस इमेज को आप गौर से देखें तो इस इमेज पे आपको जो है हाइपरवेस्कुलरिटी नज़र आ रही है। अब थोड़ा सा आप इस लीजन को देखें तो ये लीजन एब्सोल्युटली एबनॉर्मल है। इसकी सराउंडिंग्स पे जो आपको नज़र आ रही है मार्जिन्स वो इर्रेगुलर हैं, और कंपेयर टू सराउंडिंग पेरेन्काइमा ये प्रीडोमिनेटली हाइपोइक्विक लीजन है, और हाइपोइक्विक लीजन के साथ इसके अंदर जो वेस्कुलरिटी है वो काफ़ी टर्बुलेंट वेस्कुलरिटी नज़र आ रही है। इसका मतलब है इसको बड़ा फुली ब्लड सप्लाई जो है वो मिल रही है, और ये एक इन्वेसिव लीजन है। ये दरअसल इन्वेसिव कार्सिनोमा है, और इस इन्वेसिव कार्सिनोमा की करेक्टरिस्टिक आपको अल्ट्रासाउंड पर जो है डॉपलर इफ़ेक्ट डालने के बाद इस तरह कंफर्म होती है कि आप इसे कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो है इंक्रीज वेस्कुलरिटी है। तो जब भी आपने रिपोर्ट में लिखना है वो आखिर में आपने उसको ये मेंशन करना होता है कि ये लीजन जो है ये हाइपोवेस्कुलर लीजन है या ये लीजन जो है वो हाइपर वेस्कुलर लीजन है। इससे उसकी मैनेजमेंट पे फ़र्क पड़ता है, और इसकी न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये बिनाइन लीजन है, मोर टूवर्ड्स द बिनाइनिसिटी है, या ये जो है मेलेग्नेंट है, या ये वायरुलेंस या मेलेग्नेंसी इसमें कितनी हद तक है, ये कितना इन्वेसिव लीजन है।
जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर की इमेजिंग का ताल्लुक़ है, मैं यूनाइटेड किंगडम के हवाले से बताऊंगा कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग यूके में किस तरीके से की जाती है। तो हर 3 साल बाद मेमोग्राम किया जाता है उन ख़वातीन में जिनकी उम्र जो है वो 47 और 73 साल के दरमियान हो, वो एसिम्प्टोमेटिक हों, उनके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम्स ना हो। तो 47 साल की उम्र के बाद उनको उनका मेमोग्राम कराया जाता है और फिर ये हर 3 साल बाद उनका मेमोग्राम जो है वो कराया जाता रहता है। और इंग्लैंड में या यूके में वो ख़वातीन जिनकी उम्र जो है वो 70 साल हो जाए, तो ऐसी ख़वातीन को जो है इनकरेज किया जाता है कि आप सेल्फ़ रेफ़रल करें, आप डायरेक्ट जो है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जाएं और आप उनको कहें कि वो आपकी मेमोग्राम करें। तो वो मेमोग्राम के लिए इंटाइटल होती हैं आफ्टर 70 ईयर्स, कि उनमें किसी किस्म का कोई साइन एंड सिम्टम ना हो। अगर उनकी एज 47 साल से अबाव हुई तो उस सूरत में वो 3 साला जो पैटर्न है उस पर मेमोग्राम कराते रहेंगे हर 3 साल बाद अनटिल द एज ऑफ 73। लेकिन अगर वो 70 साल से ज़्यादा उम्र है, उन्होंने कभी मेमोग्राम नहीं कराया, तो वो बज़ायत ख़ुद डायरेक्ट जो है डिपार्टमेंट जाकर वो मेमोग्राम के लिए इंटाइटल होती हैं, वो मेमोग्राम जो है वो करा सकती हैं। मेमोग्राम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसके 2 स्टैंडर्ड व्यू लें, और वो 2 स्टैंडर्ड व्यू जो हैं वो एमएलओ है, मीडियो लैटरल ऑब्लिक, और वो सीसी व्यू है, क्रेनियोकार्डल व्यू। ये 2 स्टैंडर्ड व्यू जो हैं आप रेगुलर मेमोग्राम जो 3 साला पैटर्न पे है जो पेशेंट, उसके लिए करेंगे, और जो ख़ातून 70 साल से अबाव है तो आपने उस सूरत में कर रही हैं। जहाँ तक सिम्प्टोमेटिक का ताल्लुक़ होता है, तो ऐसी सूरत में अगर कहीं सस्पिशन हो तो आप फिर उसके सप्लीमेंट्री व्यूज़ जो हैं वो ले सकते हैं। जिस तरह सप्लीमेंट्री व्यू में आपके पास पेडल व्यू आता है, मैग्नीफाइड व्यू आता है, और आपके पास जो है वो ट्रू लैटरल व्यू आता है। ये तमाम व्यू उस सूरत में होते हैं जब आपको किसी जगह पर शक नज़र आए और आपको एक्स्ट्रा व्यू की ज़रूरत है। जहाँ तक स्टैंडर्ड व्यू का ताल्लुक़ है, वो सिर्फ़ आपके पास 2 ही हैं जो ज़रूर लेने चाहिए, और ये इंक्लूडेड हैं एक बेसिक मेमोग्राम में। वो ये है एमएलओ होना चाहिए और सीसी, एमएलओ मीडियो लैटरल ऑब्लिक व्यू और क्रेनियोकार्डल व्यू। मेमोग्राम की रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरी है कि मेमोग्राम को डबल रीड किया जाए। डबल रीड इस तरीके से कि या तो उसको जो है एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट जो है वो रीड करें, 2 रेडियोलॉजिस्ट जो हैं उसको रीड करके उसके ऊपर रिपोर्टिंग करें, या रेडियोग्राफर्स जो हैं उसको देखें। रेडियोग्राफर्स के देखने का मेन मकसद ये होता है कि वही स्क्रीन के सामने होते हैं, वही पेशेंट के एक्सपोजर ले रहे होते हैं, तो उनको उनकी विज़न जो है इतनी डेवलप हो चुकी होती है कि वो फ़ौरन स्पॉट कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है। तो वो उसको जो है पॉइंट आउट कर देते हैं रेडियोलॉजिस्ट को कि ये एक एरिया है, इस एरिया में जो है हमें ये एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है, इसको आप कंसंट्रेट करें। तो इस तरीके से डबल विज़न जो है देखने से, या डबल व्यू जो है या 2 ओपिनियंस जो हैं सामने आ जाती हैं, और अगर कहीं पे कोई मिसिंग का चांस हो तो वो मिसिंग का चांस जो है वो नहीं रहता, और पेशेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से डायग्नोज हो जाता है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से था। मैंने ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स, मैंने उसकी रीज़न इसमें डिटेल के साथ डिस्कस किए। मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो इंग्लिश में है, वो जो कि इंग्लिश में सुनना चाहते हैं वो इंग्लिश में वीडियो जाकर देखें। और उस वीडियो में भी और इस वीडियो में भी मैंने तमाम जो टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हैं वो डिस्कस किए, बड़ी आसानी के साथ इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव को डिस्कस किया। वो कैंसर जिनकी पुअर प्रोग्नोसिस है, वो कैंसर जिनकी गुड प्रोग्नोसिस है, उस पर मैंने डिटेल के साथ बात की। और इसके साथ साथ मैंने यूके के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बताए, मैंने आपको मेमोग्राम के इमेजेस भी साथ साथ दिखाए, और इसके साथ साथ मैंने आपको अल्ट्रासाउंड की सारी इमेजेस बताई, इम्पोर्टेंस ऑफ डॉपलर अल्ट्रासाउंड बताए, और आपको ये भी बताया कि यूके में इसके स्टैंडर्ड क्या हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो देखते रहिएगा, और विशिंग यू ऑल द बेस्ट।